Students, welcome back to our channel and welcome to the second lecture of organic synthesis. So students, लास्ट टाइम पे हम लोग ने ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर में रिएजेंट स्टार्ट किए थे और रिएजेंट्स को लेके हमने कुछ बातें डिस्कस की थी और ये जो टॉपिक है आपका दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आई विल रिकमेंड यू टू इसको आप थॉरोली देखिए और जो इससे पहले मैंने जो लेक्चर लिया है इस लेक्चर को शुरू करने से पहले वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें. तो लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था तीन मेजर चीज़ों को लेकर के. एक तो था आपका रीजियो सेलेक्टिविटी. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. जो तीन मेजर चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था आपसे वो थी आपके पास में रीजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, कीमो सेलेक्टिविटी एंड थर्ड वन वाज योर स्टीरियो सेलेक्टिविटी. इन तीन बातों को लेकर मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किया था. ठीक है, नाउ इन तीनों के अंदर में मैंने कुछ रिएजेंट्स में आपको स्टार्ट किया था कि रिएजेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अटैक को. ठीक है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका था. नाउ फर्दर मूविंग टूवर्ड टुडे इन टुडेज लेक्चर मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जो मेजरली हम लोग देखेंगे इसके अंदर में. टुडे आई विल मेजरली डिस्कस ऑन इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के ऊपर में. तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा इन तीनों बातों को लेकर ही होगा, बट इट विल बी ऑन द इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग. ठीक है, और CSIR नेट के एग्जाम्स में इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, सो आई होप आप इसको अच्छे से देखें, इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, ताकि क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो. देखो, ऑर्गेनिक को सही करने का एक ही तरीका होता है कि हर एक आस्पेक्ट को, रिएक्शन मैकेनिज्म को, रिएजेंट्स को, ठीक है, हर एक आस्पेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री को, तभी आपको समझ में आएगा. तो अगर हम लोग इपॉक्साइड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड पर अगर हम लोग अटैक कराते हैं MCPBA का, जनरली मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का, ठीक है, अगर MCPBA का अटैक कराते हैं सो इट विल लीड टू फॉर्म योर इपॉक्साइड. ठीक है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा आपके पास. ओके, नाउ जनरली जो आपके पास में इपॉक्साइड है, अगर हम इपॉक्साइड की बात करते हैं तो इपॉक्साइड आपकी सिमेट्रिक भी हो सकती है और इट कुड बी योर एसिमेट्रिक. तो इपॉक्साइड जनरली आपके पास में सिमेट्रिक भी हो सकती है पॉसिबली, और दूसरा आपके पास में एसिमेट्रिक भी हो सकती है. सिमेट्रिक इपॉक्साइड का मतलब क्या है कि आपने जब इपॉक्साइड फॉर्म किया तो जो आपके पास सेंटर जनरेट हुए, कार्बन सेंटर जनरेट हुए, यहाँ पे जो आपके पास में कार्बन सेंटर्स हैं, दीज कार्बन सेंटर्स आर सिमेट्रिक, मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं लगाया हुआ है एक तरीके से. ठीक है, और जब हम लोग एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो एसिमेट्रिक के अंदर में यहाँ पे सपोज कोई आपका एक ग्रुप लग गया है, तो यानी ये दोनों कार्बन्स के आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट के. ठीक है, सो इन एसिमेट्रिक दैट these two carbons आर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, अब क्वेश्चन तो इपॉक्साइड फॉर्मेशन पे बनता है, बट मेजरली जो मेन क्वेश्चन आपका फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा आपका इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग को लेकर के. ठीक है, तो मेजर जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है यहाँ पे, देयर विल बी द डिस्कशन ऑफ इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग. और इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में भी किसके अंदर में पूछेगा, वो एसिमेट्री के अंदर. ठीक है, तो आगे जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा इस टॉपिक में, मेजरली ये जो लेक्चर है इसमें जनरली हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इन एसिमेट्रिक इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग. और वो भी किस में रहेगा, वो भी रहेगा आपका एसिमेट्रिक इपॉक्साइड्स में, एसिमेट्रिक इपॉक्साइड्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो आपके पास में जो इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास में किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस. ठीक है, ये आपका मेजरली डिपेंड करेगा कंडीशन पे. अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हमने यहाँ पे एक R ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हमने एक R ग्रुप लगा दिया
और आई एम गिविंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मैं यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे रहा हूँ. नाउ आई हैव टू सेंटर फॉर अटैक. ठीक है, टू सेंटर का मतलब क्या है कि आई हैव दिस डिफरेंट सेंटर एंड दिस वन डिफरेंट सेंटर. ओके, तो जनरली क्या होता है कि अगर मैं एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करता हूँ तो इस सेंटर पे जो अटैक होगा दैट विल बी द अंडर द प्रेजेंस ऑफ हिंड्रेंस, है ना, बिकॉज यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा हुआ है. तो हेयर यू विल हैव द मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, यहाँ पे आपके में हिंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा. और अगर इसकी बात करें इस वाले सेंटर की, तो हेयर यू विल हैव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा और ऐसा क्यों होता है मैं इसको लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा. जनरली अगर आप सिंपल एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा आपका वो सिंपल आपका SN2 टाइप होगा. ठीक है, और SN2 के लिए हमें खास बात पता है, क्या बात पता है खास, कि दैट इट इज़ फेवर्ड अंडर द प्रेजेंस ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ से इस पर और रिंग ओपनिंग होगी इस तरीके से, तो इट विल फॉर्म लाइक दिस. यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया और हियर यू हैव आर ग्रुप और यहाँ पे आपके पास में O माइनस. ठीक है, और एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या कि यहाँ पे आपके पास में जो रिंग ओपनिंग होगी, द रिंग ओपनिंग विल टेक्स प्लेस, इट विल थ्रू वाया एंटी इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, दिस विल बी योर 1-2 पोजीशन पे जो प्रोडक्ट होगा, इट विल बी 1-2 एंटी टू ईच अदर. ठीक है, 1-2 एंटी आपका फॉर्म करेगा यहाँ पे. ठीक है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है तो अगर वो लेस इंटरसाइड से अटैक करेगा तो इट विल फॉलो योर SN2 टाइप मैकेनिज्म. नाउ अनदर केस वेयर यू कैन सी द अटैक फ्रॉम द मोर हिंडर्ड. ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात पे कि यहाँ पे एक चीज़ रहेगी आपके पास में कि जब भी मैं इसको अटैक कराता हूँ किसी भी लुईस एसिडिक कंडीशन में, लुईस एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या है कि मान लो मैंने H+ ले लिया, हाइड्रोलाइसिस है ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, दूसरा मैंने ले लिया BH3, इट इज़ ऑल्सो लुईस एसिड. ठीक है, या अनदर कोई भी लुईस एसिड, ZnCl2 है ना, तो कोई भी मैंने लुईस एसिड ले लिया अगर इस तरीके से. ठीक है, और भी कोई मतलब एसिडिक कंडीशन, मिक्स हाइड्राइड कंडीशन ना, जैसे मिक्स हाइड्राइड यानी जैसे LiLH4 हो गया आपका, साथ में AlCl3 हो गया, तो ये AlCl3 इज योर लुईस एसिड. तो यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन होगी, दिस विल बी द कंडीशन ऑफ SN1. अब अच्छा समझिए इसको SN1 हो क्यों रहा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है ना यहाँ पे. तो SN1 के पीछे रीज़न क्या है बेटा कि इस कार्बन पर इमेजिन कीजिए ये बॉन्ड जब पोलराइज होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे और ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या होंगे आपके, पोलराइज होंगे. तो देयर इज टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ प्लस चार्ज हियर ऑल्सो एंड प्लस चार्ज हियर ऑल्सो. ठीक है, नाउ प्लस चार्ज का फॉर्मेशन जब दोनों साइड होगा आपके पास में, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियोफाइल आपका इस साइड भी अटैक कर सकता है और इस वाले सेंटर पे भी अटैक कर सकता है. नाउ कमिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट दिस कार्बन इज मोर स्टेबल, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. ठीक है, दिस कार्बन इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, हैंस द रिंग ओपनिंग जो फेवरेबल होगी कौन सी कंडीशन से होगी आपकी, इस वाले पॉइंट से होगी. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि रिंग ओपनिंग अगर हुई आपकी तो रिंग ओपनिंग कैसे होगी, रिंग ओपनिंग आपकी इस तरीके से होगी, यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटर पे आपका, इस वाले पर्टिकुलर सेंटर पे, इस सेंटर पे आपका इन्वर्जन भी हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास में याद रखना, यहाँ पे इन्वर्जन भी हो रहा है एक तरीके से. ठीक है, आर की जो पोजिशनिंग है ऊपर जा रही है. ठीक है, तो ये है कि जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है एक्टिवेट करवा रहा है आपके पास में लिथियम हाइड्राइड, और ये कंडीशन आपकी रहेगी. ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जो SN2 की कंडीशन में और भी कंडीशन आपको दे देता हूँ कि SN2 कंडीशन किस किस केस में होगी. जैसे आपके पास में बेसिक मीडियम रहेगा, जनरली क्या रहेगा आपका बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे क्या रहेगा, तो बेसिक मीडियम में जैसे क्या होगा आपके पास में OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O. ठीक है, साथ ही साथ आपके पास में जैसे LiLH4 ले लिया सीधा हमने. ठीक है, कोई भी हाइड्राइड NaBH4 ले लिया, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, जैसे RMGX ले लिया हमने.
ठीक है, R2CuLi, तो ऑल दिस लीड टू द वाया 1,2 मतलब SN2 मैकेनिज्म। तो रिंग ऑफ इपॉक्साइड ओपनिंग के लिए आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी रिंग इपॉक्साइड ओपनिंग होती है आपके पास में, तो उस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो 1,2 एंटी फॉर्म करेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको मेंशन कर दूँ बेटा यहाँ पे कि इपॉक्साइड जब बनता है तो यहाँ पे आपके पास में सिन फॉर्मेशन होती है। सिन मतलब सेम साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल या तो ये अप से बनेगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको इसका मैकेनिज्म जब इसका MCPP के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, उस समय बताऊंगा कि लुईस एसिडिक होता है ये, ठीक है, लुईस एसिडिक रिएजेंट है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से आगे चल के। ओके, चलो नाउ मूविंग टुवर्ड फर्दर कॉन्सेप्ट। नाउ इसी को हम लोग डील करेंगे स्टूडेंट्स किसके अंदर में, साइक्लोहेक्सेन के अंदर में, ठीक है। तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो जो इपॉक्साइड का बनना है एक तरीके से डायोल फॉर्मेशन में भी हम देखेंगे कि 1,2 एंटी डायोल कैसे बनाता है, ये भी हम लोग देखेंगे इसके केस में, ठीक है। चलो, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए कि एंटी डायोल्स कैसे बनते हैं, सिन डायोल्स कैसे बनते हैं ना, ये सारे रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मैं MCPBA से रिएक्शन कराऊंगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर में, इट विल लीड टू फॉर्म योर इपॉक्साइड। और सिन से सिन एडिशन में तो सिन इपॉक्साइड ऐसे, या तो ये बन जाएगा या क्या बन सकता है आपका, ये बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम देखें इपॉक्साइड ऐसे, ठीक है, तो एक तरफ से आपका एक्सेल अप होगा और एक तरफ से क्या होगा, इक्वेटोरियल अप। तो 1,2 एक्सेल इक्वेटोरियल है ना, तभी तो इसी से एक तरफ से एक्सेल अप है, एक तरफ से इक्वेटोरियल। और अगर हम इसको डाउन बनाएंगे, अगर ये बिलो बनेगा तो ऐसे, ठीक है, तो एक यहाँ से आपका एक्सेल रहेगा, यहाँ से इक्वेटोरियल। जैसे इसके केस में क्या रहेगा, यहाँ से इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला एक्सेल रहेगा और ये क्या रहेगा, इक्वेटोरियल रहेगा। और इसके केस में क्या रहेगा, यहाँ एक्सेल रहेगा, एक्सेल डाउन और इक्वेटोरियल डाउन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल अप है और इक्वेटोरियल भी क्या अप है, यहाँ पे आपके पास में एक्सेल डाउन और इक्वेटोरियल भी क्या आपके पास में डाउन है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको इस तरीके से। तो अगर हम रिंग ओपनिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो रिंग का फॉर्मेशन ऐसे है। तो रिंग ओपनिंग में दोनों ग्रुप जो है आपके पास में एंटी होने चाहिए। एंटी कहने का मतलब क्या है कि याद रखना, जैसे इपॉक्साइड रिंग क्लोज होगी ना, मतलब जैसे इपॉक्साइड बंद होती है तो रिंग का ओपनिंग भी वैसे ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ये 1,2 एंटी डाइएक्सियल, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आया आपका, तो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया आपका और रिंग ओपनिंग हुई, तो जब ये रिंग ओपन करेगा यहाँ से, तो रिंग ओपन करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया आपका और यहाँ पे आपका O- है, ठीक है। और रिंग जब क्लोज होगी तो वो भी कैसे जाएगी आपकी, यहीं से अटैक करके एंड न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करता है। तो जैसे आपके पास में रिंग का क्लोजनिंग होता है, रिंग क्लोजनिंग मतलब 1,2 डाइएक्सियल, ठीक है। और वो भी कैसे डाइएक्सियल होंगे, दिस विल बी ट्रांस डाइएक्सियल, ठीक है, ट्रांस डाइएक्सियल, यानी दोनों ही कैसे हैं आपके पास में, ट्रांस डाइएक्सियल ही है। तो जैसे रिंग क्लोजनिंग होगी वैसे रहेगा, ठीक है। तो आपका ये है कि एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि रिंग ओपनिंग के केस में जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिंपल यही मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे रिंग में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है। रिंग ओपनिंग ऐसे नहीं होती सिंपली, बट दिस इज़ यू टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो एक तरीके से याद करने के लिए चीज़ें ये, ओके। इसमें भी देख सकते हो आप लोग, अगर ये दोनों ग्रुप क्या हो गए आपके, नीचे हो गए ऐसे करके, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये एक्सियली आएगा, क्योंकि रिंग ओपनिंग वैसे ही होगी जैसे रिंग क्लोजनिंग होती है। रिंग क्लोजनिंग के लिए भी दोनों ग्रुप कैसे के चाहिए, ट्रांस डाइएक्सियली चाहिए, तो ये चीज़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप कि किस तरीके से रिंग ओपनिंग होती है और किस तरीके से क्या होता है, रिंग क्लोजनिंग होता है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग कैसे देखना है हम लोगों को, एंटी रखने दोनों ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिएजेंट्स पे पहला जो हम लोगों ने की रिजो सेलेक्टिविटी को लेकर के डिस्कस किया वो रिंग ओपनिंग को लेकर किया, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में आपके पास में यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी रहेगी, रिटेंशन रहेगा, इन्वर्जन होगा कन्फिग्रेशन में, वो सब चीज़ें भी रहेंगी। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, जो इसी टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, किसी ना किसी रूप में CSIR में क्वेश्चन पूछता जरूर है, दैट इज़ योर माइकल एडिशन, ठीक है। तो माइकल एडिशन और वर्सेस डायरेक्ट एडिशन,
डायरेक्ट एडिशन। तो माइकल एडिशन वर्सेस डायरेक्ट एडिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन जो रहता है जनरली किसके केस में रहेगा, इट विल बी द इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम्स, अनसैचुरेटेड सिस्टम्स, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अल्फा और बीटा क्या है आपके पास में, अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के बगैर, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपके पास में, होल्ड ऑन इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या कर सकता है 1,4 एडिशन शो करेगा, और या क्या शो करेगा आपका 1,2 एडिशन शो करेगा, ठीक है। तो हम दोनों को देखेंगे कि 1,2 और 1,4 एडिशन होता क्या। तो जनरली आपके पास में जो माइकल एडिशन होगा, ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड R, ठीक है। या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया, यहाँ पे R ले लिया मान लो, ओके, दिस इज योर R। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास में यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड हियर यू कैन हैव एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज़ को, काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे। देखो ये आपके पास में रहता है, अगर 1,4 एडिशन की बात करें तो दिस इज योर 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है, इस तरीके से रहता है आपका। तो हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, इसको समझो, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियोफाइल आया और अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस सेंटर पे अटैक किया तो ये रिंग ओपन होके ऐसे आएगी, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये फॉर्म करेगा ऐसे, CH2 यहाँ पे NU आया, CH डबल बॉन्ड CO माइनस, और यहाँ पे R एक ग्रुप रहा आपका। और फर्दर वर्कअप कराया हम लोगों ने इस पर, प्रोटोनेशन करवा के ये फॉर्म कर गया आपका CH2 NU CH डबल बॉन्ड COH और ये R, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज योर 1,4 एडिशन, यहाँ पे जो एडिशन हुआ है आपका, दिस इज योर 1,4 एडिशन, ये आपका बना है 1,4 एडिशन, ठीक है। और इसी 1,4 एडिशन को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, दिस इज नोन एज ऑल्सो एज माइकल एडिशन, माइकल एडिशन, ठीक है। ये माइकल एडिशन हो गया आपका। तो 1,4 यानी इस तरीके से। नाउ एक होता है आपका डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन में क्या होता है समझो इस बात को। तो एक तो केस ये था, अगर हम बात करते हैं 1,2 एडिशन की, जो कि आपका हुआ है, तो डायरेक्ट एडिशन में क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O R। तो अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल आता है अगर आपका, तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस पर अटैक करता है, ये बॉन्ड खुलेगा आपका और ये फॉर्म करेगा ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH O माइनस R, यहाँ पे NU आ गया, और फर्दर आप इसको वर्कअप कराएंगे तो वर्कअप कराने के बाद क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH R, और यहाँ पे आपके पास में NU आ गया, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज योर 1,2 एडिशन, ये क्या कहलाया जाता है आपका 1,2 एडिशन कहलाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन है रीजियो सेलेक्टिविटी का, यानी आपके पास में इस रीजन पे 1,4 एडिशन, ये आपके पास में जो एडिशन है दिस इज नोन एज योर डायरेक्ट एडिशन। तो रीजियो सेलेक्टिविटी की सीधी सीधी बात है, आप हमने डिस्कस कर रहे हैं उसी चीज़ को लेकर के कि रीजियो किस पर्टिकुलर रीजन पर अटैक होगा, तो डायरेक्ट एडिशन। नाउ 1,2 एडिशन होना और 1,4 एडिशन होना डिफरेंट बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे देखो, तो जो फैक्टर्स इसको गवर्न करते हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो फैक्टर्स गवर्निंग 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इसको गवर्न करते हैं 1,2 एडिशन को और 1,4 एडिशन को, ओके। तो चलो उसको समझते हैं। तो पहला फैक्टर जो है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है, द फर्स्ट फैक्टर दैट विल डिपेंड अपॉन दिस इज योर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आपका कि टेम्परेचर किसका है। तो टेम्परेचर में आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर हाई टेम्परेचर दिया हो, ठीक है, वैसे बहुत लीस्ट में आता है जनरली, तो अगर आपका एट हाई टेम्परेचर
तो फॉलो करेगा ये 1-2 एडिशन। ओके, ये फॉलो करेगा आपका 1-2 एडिशन। और अगर लो टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये फॉलो करेगा आपका 1-4 एडिशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपके पास में 1-4 एडिशन होगा तो आपके पास में लो टेम्परेचर होगा तो 1-4 एडिशन, और हाई टेम्परेचर होगा आपका 1-4 एडिशन। ठीक है। नाउ दूसरा, अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, कि मतलब जो नेचर है आपका ग्रुप का कैसे होगा, इस चीज़ को भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएजेंट की। नेचर ऑफ रिएजेंट, ठीक है। अब नेचर ऑफ रिएजेंट को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इसके उसको मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो सिंपली क्या हो सकता है आपके पास में, ऐसा हो सकता है एक केस में ये यहाँ गया और ये यहाँ गया ऐसे करके, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो, या इसको ऐसे समझो, ज़्यादा इजी ऐसे होगा कि ये बॉन्ड ऐसे टूट के इस पे आया। नाउ ये फॉर्म कर सकता है ऐसे CH2 माइनस CH प्लस C डबल बॉन्ड ओ R। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपके पास सेंटर है, ये वाला अगर हम लोग सेंटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में इसमें देखें तो ये दोनों जो सेंटर है आपका, ये आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो पोलराइजेशन हुआ है इस बॉन्ड पे पोलराइजेशन हुआ है, पोलैरिटी जनरेट हुई है। ठीक है, इस बॉन्ड पर क्या हुई है आपकी पोलैरिटी जनरेट हुई है, तो इस पर पोलैरिटी जनरेट हुई है और ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये जो सेंटर होता है आपका, या ऐसे देखो चार्जेस अपोजिट दिखा दिए, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। तो अभी इनको देखो, तो इधर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो दिस सेंटर इज योर सॉफ्ट सेंटर। सॉफ्ट क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपके उसमें जो पोलैरिटी जनरेट हुई है ये सिमिलर एटम्स के बीच में है, तो इतनी पोलैरिटी रहेगी नहीं यहाँ पे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, तो देयर विल बी नो दैट मच पोलैरिटी। तो ये जो सेंटर होगा आपका सॉफ्ट सेंटर होगा। तो जितने भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे, हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन आपने पढ़ा है, जितने भी आपके सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो दे विल क्या करेंगे, प्रेफर 1-2 एडिशन, सॉरी, दे विल प्रेफर 1-4 एडिशन, ये माइकल एडिशन। ठीक है, वो 1-4 एडिशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में NH2OH हो गया, ठीक है, आपके पास में R2CuLi हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है आपका गिलमान रीजेंट। ठीक है, तो जनरली ये जो आपके पास में हो गया, जैसे बर्ड्स रिडक्शन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट हो गया आपके पास में, ये क्या प्रेफर करते हैं आपके पास में, सॉफ्ट साइड को अटैक करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट रिएजेंट जो होंगे या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जनरली जो होंगे, दे विल प्रेफर 1-4 एडिशन। ओके, कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, देखो CH2 CH C डबल बॉन्ड O R। अब इधर की पोलैरिटी की बात करें तो बेटा ये जनरेट करेगा इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH C O माइनस पॉजिटिव और यहाँ पे R। ठीक है, तो इस सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेंटर है आपके पास में, दिस सेंटर इज योर बिटवीन पोलैरिटी जनरेटेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, पोलैरिटी जनरेटेड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी जनरेट होती है आपके पास में, तो एक बात मान के चलिए कि दिस विल बी मोर पोलर सेंटर, तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा इजीली अप्रोच कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो ये सेंटर कैसा होगा आपका, हार्ड सेंटर होगा। ठीक है, दिस सेंटर विल बी हार्ड सेंटर, और अगर ये हार्ड सेंटर है तो यहाँ पे किसका अटैक प्रेफरेबल होगा, अटैक प्रेफरेबली ऑफ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, किनका अटैक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे। हार्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट, H माइनस F माइनस OH माइनस, है ना, और जो हार्ड को ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हो गए, है ना, RL, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा पोलैरिटी रहती है जनरली, तो इस तरीके के जो रिएजेंट्स होंगे वो हार्ड सेंटर पे अटैक करना प्रेफर करते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, नाउ थर्ड इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट जो थर्ड फैक्टर आपका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट विल बी द नेचर ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है। तो थर्ड फैक्टर जो आपके पास में हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज योर नेचर ऑफ
अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ रिएजेंट पे, तीसरा नेचर ऑफ कंपाउंड है ना, अल्फ़ा बीटा हम जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा ना। इसको समझते हैं हम किस तरीके से रहता है। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास हो सकते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना। जैसे ये आपके पास में आर डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास में NH2 हो गया, ठीक है, अमीन ग्रुप, यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड NO2 हो गया, ठीक है, आपके पास में कार्बोनाइल एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, कार्बोक्सिलिक हो गया कीटोन ना, आर डैश, है ना, कार्बोक्सिलिक हो गया। तो देयर आर सर्टेन एसाइल हैलाइड्स हो गए। तो इन सब की अगर हम लोग कॉमन बात देखें तो इनमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं, तो उनमें डिपेंड करता है इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ठीक है। तो रिएजेंट पे तो आपके पास में डिपेंड करता ही था, लेकिन साथ ही साथ होगा आपके पास में कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन रखने हैं, जो याद रखने हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपके पास में कि अमाइड्स के केस में, इन अमाइड्स की बात करूँ मैं, ठीक है, NaCO2 फंक्शनल ग्रुप। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ऑलवेज माइकल एडिशन, ठीक है, ऑलवेज माइकल एडिशन। मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है माइकल एडिशन अमाइड्स के केस में। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, NH2 लगा हुआ है, तो NH2 के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है, कंजुगेशन की वजह से। तो इसीलिए प्रेफर करता है ऑलवेज योर माइकल एडिशन, यानी 1,4 एडिशन। तो ये वाला सेंटर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहता है इन कंपेरिजन टू इसके, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ ज़्यादा इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर की बात करें, ईस्टर्स हो गया, ठीक है, साथ में आपके पास में नाइट्रो कंपाउंड हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गया आपके पास में, एसिड्स हो गए। तो इनके केस में जनरली हमारे पास में क्या होगा, माइकल एडिशन किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट LiLH4, ठीक है, LiAlH4, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या रहेगा आपके पास में कि LiLH4 के केस में क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडिशन होगा, डायरेक्ट एडिशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो एसिड हलाइड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हलाइड्स, अगर हम बात करें एसिड हलाइड्स की, एसिड हलाइड, तो एसिड हलाइड के केस में आपके पास में जनरली क्या है, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग बात करते हैं एसिड हलाइड में, तो यहाँ पे आपके पास में डायरेक्ट एडिशन होता है। अब डायरेक्ट एडिशन क्यों होता है इसको देखते हैं। देखो एसिड हलाइड्स के केस में क्या है, यहाँ पे Cl है और Cl पे लोन पेयर है, लेकिन इसका माइनस साइड डोमिनेट करता है किस पर, प्लस आर या प्लस एम पर, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ही बढ़ाता है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा तो सिंपल सा है कि न्यूक्लियोफाइल इजीली इस सेंटर पर अटैक करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तीसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तीसरी अगर हम बात करते हैं कि इसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल में, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, चौथा है ना, फोर्थ वन। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के केस में आपके पास में दोनों पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट एडिशन भी और माइकल एडिशन भी। तो जनरली आपके पास में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पे मेजरली, और दूसरा आपका डिपेंड करता है रिएजेंट पे, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर पे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पे या फिर नेचर ऑफ रिएजेंट पे। नेचर ऑफ रिएजेंट का मतलब हार्ड है या सॉफ्ट है, तो इन दो बातों पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके पास में माइकल एडिशन और आपके पास में डायरेक्ट एडिशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ओके। सो नाउ
इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग को हमने समझा यहाँ पे रिएजेंट्स में। दूसरा हम लोग ने समझा इसमें आपके पास में कि किस तरीके से 1,2 और 1,4 एडिशन होता है। नाउ फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट, और ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट में जो पहला रिएजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो गिलमान रिएजेंट। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा कि रीजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी के ऊपर और डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। कीमो सेलेक्टिविटी पे और डिस्कशन करेंगे। तो मेजरली जो टॉपिक थे रीजियो सेलेक्टिविटी को लेकर के थे, कौन सा अटैक कहाँ पर होना है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि ऑर्गेनिक अच्छे करने का तरीका क्या है, देन यू हैव टू बी वेरी गुड इन एवरी काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म भी अच्छा होना चाहिए, जीओसी भी अच्छी होनी चाहिए, रिएजेंट्स भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देन यू विल गो टू द पेरिसाइक्लिक तब समझ में आएगा। तो यू हैव टू बी गुड इन बेसिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक हर एक पोर्शन में। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, एंड आई विल गोइंग टू अपलोड द फर्दर द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड वी विल डिस्कस दैट हाउ ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट आर गोइंग टू अटैक ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल रूल। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप शेयरिंग दिस, कीप लाइक दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।